मैं आमंत्रित करूंगा बेंगलोर से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उषा रानी राव को। डॉक्टर उषा रानी राव को हम लोग सब जानते हैं, वो भी डॉक्टर हरीश अरोड़ा की तरह हमारे ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्य हैं और बहुत लिखा है उन्होंने। अभी उन्होंने संत कनकदास जी की पुस्तक पर प्रबंध कविता की रचना की है, कविता की आंच में पिघलता अंधेरा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, बहुत सारे कविता संग्रह हैं। सत्ताएं संवाद नहीं करती, बदलता नहीं नेपथ्य, नदी गायब है। बहुत सारे उनके जो साहित्य में जो उनके हस्ताक्षर हैं वो अमिट हैं और उनको हम अपने बीच में पाके गर्व महसूस करते हैं। तो डॉक्टर उषा, एक मिनट, हमारे बीच डॉक्टर डीपी मिश्रा, राजभाषा के प्रबंधक। अरे वाह, आ गए हैं। उनका भी स्वागत है। दीदी जी को प्रणाम 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 दीदी जी को, और डॉक्टर अवस्थी को मेरा सादर प्रणाम। अरे मैं सोचा था आपको फोन करूं। आप देखिए, मैं तो आपका स्वागत है आपका। विद्यार्थियों का प्रणाम करता हूँ, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। जी 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 जी। हाँ, डॉक्टर उषा रानी राव। प्रथमतः आप सभी सम्माननीयों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मंचस्थ परमादरणीय डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी और हमारी परम प्रिय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, और इस पूरे आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक, संचालन करने वाले हमारे बड़े ही आत्मीय और सारे चैप्टर्स पर अपनी नजर रखने वाले और उनको उत्साहित करने वाले डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी। इसके अलावा जितने चैप्टर के यहाँ विद्वान हैं, उनके समन्वयक हैं और लोग जितने भी जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। बहुत आभारी हूँ कि एक अनूठे उपन्यास के लिए, एक अनूठे लेखन की चर्चा पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह मेरा सौभाग्य है। स्कंद पुराण में एक लाइन आता है, दश पुत्र समा कन्या नास्ति पुत्री समागति। एक जो बेटी होती है, एक लड़की होती है, वह 10 पुत्रों के बराबर होती है। स्त्री पुत्री के रूप में जन्म लेकर विभिन्न सामाजिक संबंधों का निर्वहन करते हुए मनुष्योचित गरिमा की शर्त के बिना पूरा जीवन खपा देती है। स्त्रीवादियों और बौद्धिकों के बीच लंबे समय से यह चिंतन का विषय रहा है कि हिंदी साहित्य के विस्तृत फलक में स्त्री विमर्श के मायने क्या है। किसी अन्य वाहक विमर्श के रूप में इसे देखा जाए या साहित्य के यथार्थवादी होने के दावों के बावजूद क्या यह स्त्री विमर्श की अवधारणाओं के साथ जन साधारण में संवेदना उपजाने में सफल रहा है। ये कुछ प्रश्नों के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रही हूं, क्योंकि मैं स्त्री विमर्श के पक्ष को, उसके प्रश्न को जीवन के केंद्रीय प्रश्न के रूप में देखती हूं। और आज हम जिस लेखन के चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हैं, मैं इसे कोरा संस्मरण या भोगा हुआ यथार्थ या केवल आत्मकथा नहीं मानती हूं। मैं इसे स्त्री विमर्श का आख्यान मानती हूं। शुरू से लेकर अंत तक बरबस बांधे रखने वाला यह उपन्यास, इसकी संपूर्ण स्त्री दृष्टि पूरे आख्यान को हमारे साथ किसी नाटक की तरह, किसी चित्र की तरह रख देता है। इसकी अंतर्वस्तु में समाज के पुनर्संस्कार का बीड़ा भी आप देखेंगे।
तिरस्कार के दलदल से बाहर स्त्री को निकालने की जो प्रतिज्ञा है इसमें, उसमें एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। जीवन को मजबूती से थाम कर उसमें प्राण भरने की जिजीविषा की जो चेतना को आत्मसात किया है अहिल्या मिश्र जी ने, स्त्रियों में प्रज्ञांतरण की पराकाष्ठा की है। इसमें एक चेतना देने वाला लेखन, यह केवल आत्मसंघर्ष या आत्मशोषण या कुछ छूट गया नहीं कर पाए उसकी अपनी व्यथा कथा नहीं है। यह उपन्यास केवल जीवन के बीते हुए वर्षों की उपलब्धियों अथवा अनुपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं मानती हूं मैं, वरन बड़े गंभीर और वास्तविक प्रश्न लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। जितने भी अध्याय हैं इसमें, 22-23 जो भी अध्याय हैं इसमें, उन हर एक अध्यायों के विस्तृत वर्णन को के तह में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 60 के और 70 के दशक में जिन आंदोलनों ने स्त्री को आद्योपांत बदल के रखा था और साथ ही साथ आज भी एक धमकी भरी चुनौती के साथ बदलने की प्रक्रिया जारी है, उसकी वास्तविकता क्या है, इसका एक मुझे लगता है कि उदाहरण इस आत्मकथनात्मक उपन्यास में दिखाई देता है। जैसा कि मैंने कहा, इसे मैं न संस्मरण के रूप में देखती हूँ और ना ही मैं केवल एक आत्मकथा के रूप में देखती हूँ, मैं इसे संपूर्ण स्त्री विमर्श की एक पुस्तक के रूप में देखती हूँ। यहाँ केवल एक व्यक्तिगत घटनाओं, प्रसंगों और संघर्षों का ही एक पुलिंदा नहीं है। यह कौन कौन से प्रश्न इसमें खड़े हो रहे हैं मैं आपके सामने रखूंगी, जो मुझे ऐसा लगता है। इस उपन्यास को मैंने 2 बार पढ़ा है। एक बार कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा और दूसरी बार जब किताब छपकर आ गई उसके बाद मैंने पढ़ा। कई आत्मकथाएं पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। हमारी समकालीन जितनी भी स्त्री लेखिकाएं हैं, उनकी जो लेखन की जमीन है, जहां से स्त्री के संघर्ष के कथा को बहुत ही पुरजोर ढंग से हमारे सामने रखा जाता है, उन स्त्रियों के लेखन को पढ़ते हुए जब यह पुस्तक हाथ में आई तो ये कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन्होंने हमारे सामने खड़ा किए हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है। विमर्श की विभिन्न विधाओं में स्त्री की उपस्थिति किस रूप में है? क्या केवल एक यौन वस्तु के रूप में है, या यदि वह संघर्ष भी कर रही है तो उसका संघर्ष किस हद तक पितृसत्तात्मक मनोसंरचना को लिए हुए दिखाई देता है? एक तो ये प्रश्न उभरता है। दूसरा, संघर्ष करने वाली जो स्त्री है, आमतौर पे आत्मकथा को लोग कहते हैं कि जीवन के संघर्ष को लोग लिखते हैं, लेकिन उस जीवन संघर्ष के तह में मैं यहाँ केवल अहिल्या मिश्र का जीवन का संघर्ष नहीं देख रही हूँ, मैं एक स्त्री बिरादरी का संघर्ष देख रही हूँ। उनके हर स्तर पर, हर पड़ाव पर जो संघर्ष है वह किसी न किसी स्त्री के जीवन के संघर्षों से मेल खा रहा है या मेल खाता दिखाई देता है। तो पितृसत्तात्मक परंपरा में लगातार स्त्री प्रश्नों का जो ह्रास हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यह उपन्यास भी प्रश्न उठाता है। क्या स्त्री विमर्श को देह केंद्रित विमर्श के समकक्ष रखकर स्त्री विमर्श को चलाने का जो एक फॉर्मेलिटी जिसको हम कह रहे हैं की जा रही है, उस पर भी यह उपन्यास प्रश्न उठाता है हमें कि यदि साहित्य का कोई सामाजिक दायित्व है तो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के नाम पर स्त्री देह को बेचने या स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में, मार्केट के उत्पाद के रूप में तब्दील किए जाने की जो एक रणनीति है, उस रणनीति की मानसिकता से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, वह भी यहाँ हमें, उस प्रश्न को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों के पहचान कराकर उसके सक्रिय प्रतिरोध से वास्तविक रूप से स्त्री विमर्श की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, इस पूरे औपन्यासिक कथा वस्तु का मुख्य स्वर मैं मानती हूँ।
हमारे यहाँ बिजली चली गई है, तो मैं थोड़ा सा दिखाई दे रही होंगी, अंधेरा सा दिख रहा है। और जी, आप दिख रहे हैं, आप दिख रही हैं, आप दिख रही हैं, जारी रखें। आदरणीय अहिल्या मिश्र जी ने इस उपन्यास के माध्यम से मैं बहुत ही सशक्त रूप से ये महसूस करती हूँ कि उन्होंने केवल अपनी कहानी नहीं लिखी, इसमें उन मनोवृत्तियों की भी कहानी है जिससे पुरुष संचालित होता है और स्त्री से व्यवहार करता है। इसमें सामाजिक ढांचे की कहानी है। इसमें सबसे बड़ी चेतावनी के रूप में, जो कि केंद्रीय स्वर के रूप में मैं देखती हूँ, वह है स्त्री को एक संकेत दिया गया है परिवेश को समझने के, कि तुम अपने परिवेश को समझो, अपने आसपास के वातावरण को समझो, अपने संबंधों को आंको, अपनी भूमिका को पहचानो, उसको महत्व दो। यह जो एक दोहरा विमर्श मैं इसमें देखती हूँ, एक पुरुष के कारण, परिवेश के कारण, सामाजिक नियमों के कारण या परंपरा के कारण स्त्री की स्थिति गति का मूल्यांकन ही नहीं है। यहाँ स्वयं स्त्री के आत्मावलोचन का द्वार भी खोल रही है। तो मैं बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहती हूँ कि यह केवल एक स्त्री की व्यथा कथा मैं नहीं देख रही हूँ, इसमें एक सांस्कृतिक विरासत भी देख रही हूँ, इसमें एक सामाजिक मर्यादा भी देख रही हूँ। भाई बहन, देवर, ससुर, चाची, काकी वगैरह के साथ, दादा दादी और ऐसे परिवेश में पढ़कर आधे अधूरे में पढ़ाई छुड़वाकर विवाह के लिए विरोध होने के बावजूद सामाजिक एक अनुशासन का, मैं कह सकती हूँ एक पुत्री के अनुशासन का, एक सामाजिक अनुशासन का जो एक पालन करने की जो परिपाटी रही है, उसे कैसे पूरा करते हुए भी मन में जो दबा हुआ है समाज के उस चलन को देखकर, एक बेटी की शिक्षा और उसके आगे बढ़ने के जो बांध देने का, कैद कर लेने की जो मनोवृत्ति को वो देखती है, तो उसे कैसे आगे चल के हैदराबाद में वो पूरा करती है, कैसे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो यहाँ आकर के इस संघर्ष में साथ दे करके, और किस तरह से वे अनेक स्त्रियों के लिए उदाहरण बनती। तो ये मैं इसे केवल एक स्त्री की आत्मकथा नहीं मानूंगी, ये मैं कहूंगी कि समाज के अनेक स्त्रियों की कथाएं हैं इसमें। बहुत सारी स्त्रियों की कथाएं एक साथ जुड़ गई हैं इसमें, बहुत सारी। हम में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर होता है, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो साहस, वह आत्मविश्वास, वह एक कह सकते हैं हम श्रूड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अक्कड़पन जो होता है कि नहीं, हमको जो सही है वही हम करेंगे, चाहे दुनिया हमें कुछ भी समझ लो। हमें किसी को अपने को अच्छा साबित करवाने की जरूरत नहीं है। जो सही है, जो उचित है, जो होना चाहिए, वही हम करेंगे। ये जो एक साहस है, यह साहस सब में नहीं आता, और यदि आ जाता है तो वो अहिल्या मिश्र जैसा व्यक्तित्व बन जाता है, ये मानती हूं मैं। और राष्ट्रीय जागरूकता के साथ साथ मैं इस उपन्यासिक कहानी में एक व्यक्तिगत अनुशासन भी देखती हूँ, जो समय समय पर संबंधों के साथ, समाज के साथ, साहित्य के साथ बरतती हुई चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह उपन्यास, यह कहानी स्त्री विमर्श को एक मजबूत विचारधारा प्रदान करती है, और मैं यह भी मानती हूँ कि इसमें से सभी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्त्रीवादी आंदोलनकारी हैं या जो अपने को स्त्री विमर्श के झंडा बरदार समझते हैं, उन्हें जरूर इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि केवल मंचों पर भाषण देने में और स्वयं समाज में उतरकर स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री रोजगार के लिए काम करके दिखाने में क्या फर्क है। केवल गाल बजाने से नहीं होता, बल्कि स्वयं कूद कर समर में, संघर्ष में, युद्ध में उदाहरण प्रस्तुत करना, यह कितना बड़ा मैं इसे उस व्यक्तित्व की महानता मानती हूँ
जो शायद जब वो कूदी होंगी, इतने सारे अच्छी विश्वविद्यालय की नौकरी, अरुणाचल की नौकरी, केंद्रीय विद्यालय की नौकरी, सारी नौकरियों को छोड़कर एक स्त्री की बच्चों के स्कूल में काम करना, इसके पीछे समर्पण है, और वह भी निष्ठा पूर्वक समर्पण है। एक विशेष बात मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सभी अपने अपने जीवन में, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कहीं ना कहीं संघर्षों से ही ऊपर आते हैं, और हमारी जो प्रतिभा है, हमारे पास जो कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, वो हमें ऊपर लेकर आती है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने संघर्षों को ही संभालने में लगे रहेंगे, या फिर हम समाज के साथ मिलकर उस संघर्ष के भागीदार भी बनेंगे, और दूसरी अपने जैसी दूसरी बहनों, औरतों के भी संघर्ष का हिस्सा बनकर उन्हें बाहर निकालने के लिए वह चेतना भर सकेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है यह उपन्यास, और वर्तमान की खिड़की से अतीत को निहारती है और अतीत का नवीनीकरण भी करती है। समाज के जो संत्रास हैं, जो आज भी स्त्री भोग रही है, हर स्तर पर मुझे लगता है कि अभी भी मानसिकता में वैसी बदलाव नहीं है जैसे कि आज होनी चाहिए, या हम सब महसूस करते हैं। उसमें न्यस्त जो व्यक्तिगत संघर्ष है, आंखों देखी घटना के रूप में उभरता तो जाता ही है, साथ ही हमें सचेत भी करता जाता है कि ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे पड़ाव और ऐसे ऐसे समय के आने पर हम क्या कर सकते हैं, और क्या हमें कैसे क्या करना चाहिए, बिना कोई समझौता के, बिना किसी भी प्रकार के चारण गान के। साहित्य में और शिक्षा में अनवरत निस्वार्थ सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है, ये मैं मानती हूँ। और यही उदाहरण बनता है, इसी तरह के व्यक्तित्व उदाहरण बनते हैं, और हम जैसे और हमारे जैसे और भी बहुत सी पीढ़ी जो आगे आएंगे, उनके अंदर यह चेतना भरते रहते हैं और भरेंगे कि हाँ, अगर केवल व्यक्तिगत संघर्ष से जूझते रहेंगे तो हम केवल व्यक्ति बनेंगे, और सबके साथ मिलकर सबके संघर्षों को अपना संघर्ष समझते हुए उसके निपटारे के लिए, उसके मिटाने के लिए, उस विसंगति को मिटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम समाज के सचेत प्रहरी के रूप में दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि यह उपन्यास स्त्री चिंतन का एक बड़ा दस्तावेज है, और स्त्री चिंतन का यह अर्थ है स्त्री के समाज में उसकी जो एक उपस्थिति है, उसका जो एक मौलिक मूल्य है, उसको चिन्हित करना, उसको महत्व देना, पुरुष पर प्रभुत्व बनाना नहीं। इसीलिए महादेवी वर्मा ने, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहीं लिखा था कि हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व, केवल अपना वह स्थान व स्वत्व चाहिए जो एक मनुष्य के रूप में हमें मिलना है, और जिसके बिना हम इस समाज का उपयोगी अंग कभी नहीं बन सकते। तो स्त्री चिंतन स्त्री को समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में स्थापित करने का पर्याय है, और यह उपन्यास स्त्री चिंतन का एक दस्तावेज मानती हूँ। और इसके हर एक अध्याय में प्रकृति वर्णन से लेके, परिवेश वर्णन से लेके, समाज के दूसरे संबंधों के, उनके व्यवहारों से लेके, उनकी सोच, उनकी मनोवृत्ति से लेकर पति, बेटा, बहू, संस्थाएं, कादम्बिनी संस्था और पुष्पक साहित्य की कितनी चीजें पैरेलल में चल रही हैं। मल्टी लेवल्ड वर्क, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुस्तरीय कार्य और बहुआयामी कार्य। तो इसीलिए बहुआयामी व्यक्तित्व है, और छोटी मुंह बड़ी बात, यदि कुछ भी गलत निकला होगा तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी। लेकिन यह औपन्यासिक कृति एक विमर्श की कृति है। एक जैसे कि हरीश जी भी बता रहे थे कि बीच में कहीं कहीं तो लगता ही नहीं है कि यह आत्मकथा है,
इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसे संस्मरण आत्मकथा या उपन्यास तीनों को अकेले में नहीं देखती हूँ। यह एक बहुमिश्रित एक विमर्श की पुस्तक है और उसी रूप में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके हर एक तह में समाज की एक एक स्त्री का चेहरा दिखेगा, जूझते हुए व्यक्ति से, व्यक्तित्व से और समाज से। तो इस तरह से इस महत्वपूर्ण एवं मुझे लगता है भविष्य में यह मील का पत्थर साबित होगी, और ऐसी कृति के लिए आदरणीय अहिल्या मिश्र जी को मैं फिर से एक बार उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और वास्तव में यह हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी देन है यह पुस्तक, और जैसा कि मैंने कहा यह स्त्री चिंतन का एक दस्तावेज है, बार बार कह रही हूँ, और आप सबके प्रति आभारी हूँ। मुझे पता है मैंने समय का अतिक्रमण किया होगा, लेकिन जो बातें मुझे कहनी है वो मैं चाह रही थी कि मैं अवश्य कहूंगी और संक्षेप में ही कहूंगी। हालांकि अगर हर अध्याय और उसकी उपयोगिता समाज से जोड़ के कही जाए तो शायद बहुत समय चाहिए, और हमारे सामने और भी यहाँ पर ऐसे विद्वान हैं जिन्हें मैं अवश्य सुनना चाहूंगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत आभार ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया दिल्ली और अवस्थी सर और आदरणीय मैम को और सभी को नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। आपका बहुत ही उम्दा उद्बोधन था। आपने कहा कि उपन्यास स्त्री चिंतन का दस्तावेज है, इसमें स्त्री विमर्श है, लेकिन एक बात ये भी है जो आपने कहीं पर प्रकट की है, कुंठा कहीं नहीं है, संतरास कहीं नहीं है। आमतौर पे जब स्त्री की बात की जाती है तो ये कुंठा संतरास जो है